नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे, कुश्ती संघ में फिर घमासान, खेल मंत्रालय ने ओलंपिक समिति से तदर्थ समिति बनाने को कहा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो गया अयोध्या में भव्य राम मंदिर। भू कानून की मांग को लेकर देहरादून की सड़कों पर उतरा जनसैलाब, संगठनों ने आवाज की बुलंद। देशभक्त हूँ या देशद्रोही जनता तय करेगी, संसद सुरक्षा चूक पर पहली बार बोले बीजेपी सांसद सिन्हा। कोलकाता में 1 लाख लोग ने किया सामूहिक गीता पाठ, प्रधानमंत्री ने खास संदेश भेजकर तारीफ की। अब खबरें विस्तार से। भारतीय खेल मंत्रालय ने रविवार 24 दिसंबर को बड़ा फैसला लिया। उसने नवनियुक्त भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। इस साल पहलवानों के विरोध के बाद भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। उसके बाद चुनाव हुआ और बृजभूषण शरण के ही करीबी संजय सिंह चुनाव जीत गए। संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उनके बाद बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटा दिया था। उनके अलावा हरियाणा के पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया था। सरकार ने नियमों की अवहेलना के कारण कुश्ती संघ को निलंबित किया। नवनिर्वाचित निकाय ने पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त नोटिस दिए बिना अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा की थी। खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, नए निकाय ने WFI संविधान का पालन नहीं किया है। हमने फेडरेशन को समाप्त नहीं किया है, बल्कि अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। उन्हें बस उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन करने की जरूरत है। सूत्र ने निलंबन के कारणों के बारे में आगे बताया। उन्होंने कहा, WFI के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने को जिस दिन अध्यक्ष चुना गया था, उसी दिन उन्होंने घोषणा की थी कि कुश्ती के लिए अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय मुकाबले नंदिनी नगर, गोंडा, यूपी में होंगे। यह घोषणा जल्दबाजी में की गई है। WFI के संविधान की प्रस्तावना के खंड 3(e) के अनुसार WFI का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा कार्यकारी समिति द्वारा चयनित स्थानों पर UWW नियमों के अनुसार सीनियर, जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने की व्यवस्था करना है। बजरंग ने कहा, यह सही निर्णय। कुश्ती संघ को निलंबित किए जाने के बाद आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अनुभवी पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, यह सही निर्णय लिया गया है। जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ संबंधित लोगों को पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए। हमारे ऊपर कई इल्जाम लगाए गए, राजनीति की गई। जब हम पदक जीतते हैं तो देश के होते हैं। हम खिलाड़ी कभी भी जात पात नहीं देखते, एक साथ एक थाली में खाते हैं। हम अपने तिरंगे के लिए खून पसीना बहाते हैं। सैनिकों और खिलाड़ियों से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। हमें देशद्रोही कहा गया, हम ऐसे नहीं हैं। अभी मुझे हमें पुरस्कार जीतने पर मिला, हम उसे वापस ले सकते हैं। निलंबित हुए हैं या पूरी फेडरेशन हम सम्मान वापस ग्रहण कर सकते हैं। तो संजय सिंह को मिले थे 40 सबूत नहीं है। कुश्ती संघ के चुनाव में दांव पर लगे 15 पदों में से 13 पर बृजभूषण समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष वाराणसी के संजय सिंह को 40 वोट मिले, जबकि उनके सामने खड़ी राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता पहलवान अनीता शोरान को 60 मत पड़े थे। अनीता को आंदोलनकारी बजरंग, विनेश और साक्षी का समर्थन प्राप्त था। हालांकि आंदोलनकारी पहलवानों के खेमे के माने जा रहे रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सचिव प्रेमचंद रोचक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर हरियाणा के व्यवसायी देवेंद्र सिंह कादियान ने जीत हासिल की थी। प्रेमचंद ने दर्शन लाल को 27 से 19 से और देवेंद्र ने ID नानावती को 32 से 15 मतों से हराया था। राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रविवार को मंदिर निर्माण की ताज़ा तस्वीरें जारी की है। राम मंदिर का भूतल तैयार हो चुका है। राम मंदिर की सीढ़ियां भी बन गई है। सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग लगा दी गई है। कुबेर टीला पर जटायु की मूर्ति स्थापित की जा चुकी है। कुबेर टीला के सुंदरीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। यहाँ प्राचीन शिवालय का भी सुंदरीकरण लगभग पूरा हो चुका है। परकोटे में भगवान शिव व गणेश के मंदिर को आकार दिया जा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में विशिष्ट मेहमान आएंगे। अयोध्या महोत्सव में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण राष्ट्र के अपमान का परिमार्जन है, हिंदुस्तान के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की आयु 1000 साल की होगी। इसके निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर राष्ट्र का मंदिर है, राष्ट्र के सम्मान का मंदिर है।
10 करोड़ लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए योगदान दिया है। राम मंदिर करोड़ों लोगों के परिश्रम से निर्मित हो रहा है। राम मंदिर की आयु 1000 साल बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि जमीन में ऊपर कंक्रीट नहीं है, जमीन के नीचे लोहे का तार नहीं है। 14 मीटर गहरी आर्टिफिशियल रॉक बनाई गई है। सीमेंट का प्रयोग मात्र 2.5% तक किया गया है। अब तक 21 लाख क्यूबिक पत्थर लग चुके हैं। उत्तराखंड में मूल निवास 26 जनवरी 1950 कट ऑफ डेट से घोषित किए जाने और प्रदेश में सशक्त भूकानून लागू किए जाने की मांग को लेकर देहरादून में आज भारी जनसमूह सड़क पर उतरा। बड़ी संख्या में युवा और तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन शामिल होने के लिए प्रदेश भर से लोग पहुंचे और परेड मैदान में एकत्रित हुए और यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैली परेड ग्राउंड में एकत्र होकर लोग रैली की शक्ल में कॉन्वेंट स्कूल से होते हुए SBI चौक, बुद्धा चौक, दून अस्पताल, तहसील चौक होते हुए कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचे। इसके बाद यहां सभा का आयोजन किया गया। मूल निवास भूकानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित दिमरी ने कहा कि यह उत्तराखंड की जनता की अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई है। इस आंदोलन से संबंधित कोई भी फैसला आम जनता के बीच से ही निकलेगा। बताया कि इस आंदोलन की प्रमुख मांगे प्रदेश में ठोस भू कानून लागू करने, शहरी क्षेत्र में 250 मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, गैर कृषक की ओर से कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगे, पर्वतीय क्षेत्र में गैर पर्वतीय मूल के निवासियों के भूमि खरीदने पर तत्काल रोक लगाई जाए। राज्य गठन के बाद से वर्तमान तिथि तक सरकार की ओर से विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों, कंपनियों आदि को दान या लीज पर दी गई भूमि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में लगने वाले उद्यमों, परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण या खरीदने की अनिवार्यता है या भविष्य में होगी। उन सभी में स्थानीय निवासी का 25% और जिले के मूल निवासी का 25% हिस्सा सुनिश्चित किया जाए। ऐसे सभी उद्यमों में 80% रोजगार स्थानीय व्यक्ति को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। संसद भवन में 13 दिसंबर को सुरक्षा के पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बावजूद लखनऊ निवासी सागर शर्मा और मैसूर निवासी डी मनोरंजन संसद में जूते में छिपाकर स्मोक के धुआं बम लेकर घुस गए थे। इसके बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया था। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले के बाद सबसे ज्यादा किसी पर सवाल उठ रहे तो वो है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य प्रताप सिम्हा। हर कोई इस मामले में उनकी राय जानना चाह रहा था और आखिरकार रविवार को सिम्हा ने चुप्पी तोड़ ही दी। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जनता तय करेगी कि वह देशभक्त है या देशद्रोही। उन्होंने कहा कि वह घटना और जांच में कोई भी नई चीज नहीं जोड़ना चाहते हैं। सब कुछ भगवान और अपने प्रशंसकों पर छोड़ दिया है, जो यह तय करेंगे कि उनके खिलाफ लगाए कथित देशद्रोह के आरोप सही हैं या नहीं। गौरतलब है 13 दिसंबर को सुरक्षा के पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बावजूद लखनऊ निवासी सागर शर्मा और मैसूर निवासी डी मनोरंजन संसद में जूते में छिपाकर स्मोक के धुआं बम लेकर घुस गए थे। वहीं संसद के बाहर पुलिस के सामने ही नीलम व अमोल शिंदे ने पीले व लाल रंग के स्मोक केन चला दिए और पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई थी। इसके बाद सामने आया कि लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में कूदने वाले व्यक्ति को पास सिम्हा के कार्यालय ने जारी किए थे, जिसके बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया और शीतकालीन सत्र के लिए संसद से 143 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। विपक्षी दल मांग कर चुके हैं कि सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद उनके जगह जगह गद्दार नाम से पोस्टर भी लगाए गए। इन सब विवाद के बाद आज उन्होंने पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह सब कुछ भगवान और अपने प्रशंसकों पर छोड़ चुके हैं, जो यह तय करेंगे कि उनके खिलाफ लगाए कथित देशद्रोह के आरोप सही हैं या नहीं। सिम्हा ने कहा, प्रताप सिम्हा गद्दार है या फिर देशभक्त, इसका फैसला मैसूरू की पहाड़ियों पर विराजमान मां चामुंडेश्वरी और ब्रह्मागिरी पर विराजमान मां देवी कावेरी करेंगी। पिछले 20 वर्षों से मेरी लिखी किताबें पढ़ रहे कर्नाटक के मेरे प्रशंसक, पिछले 9.5 वर्षों से मेरा काम देख रही मैसूरू व कोडगू की जनता निर्णय लेगी। देश, धर्म और राष्ट्रवाद से संबंधित मुद्दों पर मेरे आचरण पर अप्रैल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ने वाले वोट तय करेंगे। गद्दार वाले पोस्टर पर उन्होंने कहा, जनता ही एकमात्र फैसला सुनाएगी। वे तय करेंगे कि मैं देशभक्त हूँ या नहीं। मैंने उनके फैसले पर सब कुछ छोड़ दिया है। मुझे इस पर कुछ और नहीं कहना। घटना और क्या पुलिस द्वारा उनका बयान दर्ज किया गया, इसे लेकर पूछे गए सवाल पर सिम्हा ने कहा, मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। इस मुद्दे पर अब और कुछ नहीं कहना। बता दें, सिम्हा मैसूर से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 में लोकसभा का चुनाव जीतने से पहले वह एक पत्रकार थे।
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर 1 लाख लोगों ने सामूहिक रूप से गीता पाठ किया। पारंपरिक वेशभूषा में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने गीता के श्लोकों का पाठ किया। कार्यक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि भगवत गीता दुनिया को भारत का सबसे बड़ा तोहफा है। जो इस कार्यक्रम का मजाक बना रहे हैं, वह हिंदू धर्म और इसकी परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं। जो हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वह कभी सफल नहीं होंगे। कार्यक्रम में 1,20,000 लोगों ने शिरकत की। बता दें कि अखिल भारतीय संस्कृत परिषद और मातीलाल भारत तीर्थ सेवा मिशन की ओर से इस गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन बाद में उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। प्रधानमंत्री ने एक खास संदेश जारी करके इस कार्यक्रम की तारीफ की है। पीएम मोदी ने संदेश में लिखी ये बात। अपने संदेश में पीएम मोदी ने लिखा कि कोलकाता के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा लोखो कॉन्ठे गीतार पाठ कार्यक्रम बेहद सराहनीय है। इसे संयुक्त रूप से सनातन संस्कृति संसद, मातीलाल भारत तीर्थ सेवा मिशन आश्रम और अखिल भारतीय संस्कृत परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने लिखा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, ज्ञान, दर्शन, आध्यात्मिक बौद्धिकता, समावेश, सांस्कृतिक विविधता और सद्भाव का मिश्रण है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत काल से लेकर हमारी स्वतंत्रता की आजादी तक और अभी भी हम सभी को प्रेरित कर रही है। पीएम मोदी ने लिखा कि गीता हमें एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की दिशा दिखाती है और जीवन की चुनौतियों से निपटना सिखाती है। 300 से अधिक संत कार्यक्रम में शामिल। कोलकाता में हो रहे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से 300 से अधिक संत कोलकाता पहुँचे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया था। कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल स्वामी निर्गुणानंद ने बताया कि 5 से 5,000 लोगों के 20 ब्लॉक बनाए गए। कार्यक्रम के आयोजकों ने जुलाई में ही मेजबानी की तैयारी शुरू कर दी थी। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।